हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात किया था कक्षा 10 के विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान जो पार्ट है उसका जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक का कवर किया था। आज हम लोग उसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसको फोकस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप भी मन लगा करके ध्यान से इसको पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे हमें एक एनर्जी मिले, हम और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। कल परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो गया था, प्रकाश के परावर्तन का नियम या शर्तें हो गए थे। आज हम बात जो करेंगे वो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की। तो चलिए देखते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार यानी परावर्तन कितनी प्रकार का होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखें, ये परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला जो परावर्तन है उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, ये नियमित परावर्तन की आज हम बात करेंगे कि नियमित परावर्तन क्या है। तो देखें, नियमित परावर्तन को कैसे हम समझते हैं। नियमित जो परावर्तन है ये हमेशा एक समतल चिकने तल से होता है, ठीक है। एक हम चिकना समतल तल ले लिए, इसका इधर वाला हिस्सा हमने पॉलिश कर दिया ताकि यह तल क्या हो जाए, अपारदर्शक हो जाए, इसको प्रकाश की किरणें पार करके बाहर न निकल पाएँ, तो ये अपारदर्शक हो जाएगा। और ऊपर वाला जो भाग है वो चिकना है। अब ये प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर आती हैं और यहाँ से परावर्तन के बाद फिर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, इस तरह से। तो इस तरह का जब परावर्तन होता है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने समतल पर एक निश्चित दिशा में पड़ती हैं और परावर्तन के बाद फिर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने समतल पर एक निश्चित दिशा में पड़ती हैं और परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, तो यह घटना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। और इस तरह का जो परावर्तन है ये समतल दर्पण द्वारा संभव होता है। समतल दर्पण द्वारा संभव होता है। आगे हम देखेंगे कि समतल दर्पण है क्या, ठीक है। दूसरा जो परावर्तन है जिसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन, इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अनियमित परावर्तन में होता क्या है, अनियमित परावर्तन के लिए अगर कोई तल खुरदरा या इस तरह का हो, कर्व के समान हो और इधर जो है अपारदर्शक हो, ये भी तल खुरदरा या कर्व हो लेकिन ये भी अपारदर्शक हो, मतलब इसको भी प्रकाश की किरणें पार न करें, क्योंकि परावर्तन की जो घटना है वो अपारदर्शक वस्तुओं से ही होती है। अगर वस्तु अपारदर्शक नहीं है तो परावर्तन की क्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए हम बार बार नीचे इस तरह से पॉलिश कर रहे हैं ताकि ये अपरावर्तक हो जाए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में
आ रही हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में आ रही हैं ऐसे, और परावर्तन के बाद ये सब भिन्न भिन्न दिशाओं में जा भी रही हैं। देखिए, तो ये जो परावर्तन है वो अनियमित हो जाता है, क्योंकि ये बिना नियम का है। सब अपने अलग अलग दिशाओं में आ रही हैं और परावर्तन के बाद सब अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे तल पर भिन्न भिन्न दिशाओं में आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस तरह का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। इस तरह का परावर्तन गोलीय दर्पण द्वारा संभव होता है। गोलीय दर्पण द्वारा संभव होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या, वो भी आगे हम समझेंगे। तो ये दो तरह का हम परावर्तन जान लें, नियमित और अनियमित। अब हम एक छोटा सा बात कर लेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है क्या? ध्यान दें, प्रतिबिंब का मतलब है अपनी छाया बनाना। जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो उसमें हमारा फेस, हमारा शरीर दिखता है, तो उसमें जो शरीर या फेस हमारा दिख रहा है वो हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता कैसे है? कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखती है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर हमसे कोई पूछे कि हम वस्तु को क्यों देख पाते हैं, रीजन क्या है, तो देखें, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो प्रकाश की किरणें पहले उस वस्तु पर पड़ती हैं और उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंख पर आती हैं। तो जो परावर्तित किरणें हमारे आंख पर आती हैं, वही परावर्तित किरणें उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में बनाती है, जिससे हम उस वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर एक पेड़ है ये, और ये पेड़ हमको दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? देखें, यहाँ सूर्य है, सूर्य को प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें पेड़ पर आई, पेड़ उसको परावर्तित किया और ये परावर्तित किरणें हमारे आंख पर आई, तो ये पेड़ हमको दिखाई देगा। यानी इस पेड़ का इमेज हमारे आंख में कब बनेगा? जब इससे परावर्तित किरणें हमारे आंख में आएंगी, तभी उस पेड़ का इमेज हमारे आंख में बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यानी परावर्तित किरणों के द्वारा ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम प्रतिबिंब को समझ लें। प्रतिबिंब में देखें, मान लीजिए हम परावर्तन के लिए यहाँ पर एक दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, दर्पण, अभी आगे दर्पण को डिफाइन भी करेंगे हम। दर्पण हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इधर पॉलिश कर देने से यह पूर्ण रूप से अपारदर्शक हो जाता है। इसकी कोई भी किरण इसको पार करके बाहर नहीं निकल पाएगी, ये पूर्ण रूप से अपारदर्शक होता है दर्पण, इसीलिए हम दर्पण यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे, ये यहाँ पर एक वस्तु है, इस वस्तु से एक किरण ऐसे चली, परावर्तन के बाद ऐसे आ गई, और एक किरण ऐसे चली, परावर्तन के बाद पुनः रिटर्न हो गई। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है वो इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान से सुने, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, अब परावर्तन की घटना किससे होती है? अपारदर्शक वस्तुओं से, और अपारदर्शक वस्तु के रूप में हमने क्या लिया है? दर्पण लिया है, क्योंकि दर्पण पूर्ण रूप से अपारदर्शक होता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब देखें, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम
दो परावर्तित किरणों का होना आवश्यक है। जैसे देखें, एक परावर्तित किरण ये है और एक ऐसे गई, फिर इसी के विपरीत दिशा में आ रही है, तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितनी परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम दो, अधिक से अधिक बहुत होंगी, लेकिन कम से कम दो। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। यह प्रतिबिंब दो होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक क्या होता है, देखें, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दें, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, देखें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब भी हम आभासी की बात करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, अगर आभासी प्रतिबिंब हमसे पूछा जाए कि आभासी प्रतिबिंब बताइए, तो देखिए डिफिनीशन सेम वही है, बस जहां आप लिखे हो जाती है यहां आपको लिख देना है आती है। बस किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर आती है उसे उस वस्तु का वास्तविक की जगह क्या लिख देंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ नहीं करना है। ठीक है, डिफिनीशन वही है, बस जाति की जगह आती लिख देना। अब एग्जाम में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जाती है आती है, तो जाति किस में रहेगा, आती किस में रहेगा। तो देख, अ से आभासी होता है और अ से आती शब्द होता है, तो आभासी वाले में आती रहेगा। तो क्लियर हो गया, वास्तविक में क्या रहेगा, जाती है। क्लियर, तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के विषय में हमने यहाँ पढ़ा। अब हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या है, ठीक है, दर्पण देखें, हमने बोला ना कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो पूर्ण रूप से अपारदर्शक होती है। पूर्ण रूप से अपारदर्शक, पूर्ण रूप से अपारदर्शक का मतलब अगर दर्पण है तो उस पर प्रकाश की किरणें अगर पड़ेंगी तो कोई भी किरण उस दर्पण को पार करके दूसरे तरफ नहीं जाएगी, कोई भी किरण नहीं जा पाएगी, सबका वहीं से परावर्तन हो जाएगा, सब वहीं से टकराकर वापस लौट जाएंगी। इसीलिए दर्पण को हम पूर्ण अपारदर्शक वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब कोई किरण बाहर नहीं जा रही है तो इसका मतलब सब किरणों का परावर्तन हो रहा है, और जब सभी किरणों का परावर्तन होता है तो इसको कहते हैं 100% परावर्तन। क्या कहते हैं, 100%, 100% परावर्तन। यानी जिस वस्तु का दर्पण को अगर हमें डिफाइन करना हो कि दर्पण क्या है, तो हम कह सकते हैं
जिस वस्तु का परावर्तन कितना हो, 100% हो, वही दर्पण है। जिस वस्तु का परावर्तन 100% हो, वही क्या है, परावर्तन है। यानी अगर हम यहाँ दर्पण ले लें, दर्पण में एक तरफ पॉलिश होता है, तो इस पे जितनी भी किरणें पड़ेंगी, इनमें से कोई भी किरण इसके पार नहीं जाएगी, सब यहीं से लौट जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि दर्पण का परावर्तन 100% होता है। ठीक है, चलिए, तो जिस वस्तु का परावर्तन 100% हो उसे दर्पण कहते हैं। ये जो दर्पण है, ये दर्पण भी दो प्रकार का हम पढ़ेंगे, इनके भी 2 टाइप्स हैं। एक है समतल दर्पण, समतल, और एक है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम समतल दर्पण जान लें कि समतल दर्पण है क्या। ध्यान रखें, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो तल है वो प्लेन हो, समतल हो। जैसे मान लीजिए ये कांच है, हमने इधर कर दिया पॉलिश, इधर हमने पॉलिश कर दिया, अब इधर वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक बन गया। इधर से परावर्तन इधर से ही होगा, इधर से परावर्तन नहीं होगा क्योंकि उधर पॉलिश है। तो जिधर से परावर्तन होता है उधर से ही आपका चेहरा भी दिखता है। ठीक है, और वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है। यानी ये जो प्लेन सरफेस था, इसका इधर परावर्तन होगा तो इधर वाला सतह क्या कहलाएगा, परावर्तक। क्या कहलाएगा, परावर्तक। ठीक है, यानी परावर्तन इधर से ही होगा। तो जिस दर्पण का ये परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें जो पॉलिश होती है, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे गोली दर्पण हो, इसमें जो पॉलिश होती है ये वो किस चीज़ का होती है। कई बार यही पूछ देते हैं लोग कि दर्पण में पॉलिश किसकी होती है। तो दर्पण में जो पॉलिश होती है वो या तो चांदी का हो या एल्यूमिनियम का हो, एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना, चांदी या एल्यूमिनियम का होता है पॉलिश। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दें, हम लोग घरों में अक्सर हमारे मम्मी पापा लोग कहते हैं बेटा शीशा लाना, दर्पण बहुत कम लोग कहते हैं। शीशा जो होता है उसमें चेहरा नहीं दिखता है, शीशा पारदर्शक होता है, प्रकाश की किरणें पड़ेंगी उसको पार करके बाहर निकल जाएंगी। तो जब परावर्तन नहीं होगा तो हमारा प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनता है जब किरणें परावर्तित होकर आती हैं। ठीक है, तो शीशा गलत है, दर्पण मानना चाहिए, क्योंकि दर्पण में ही हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, इसीलिए दर्पण और शीशा दोनों का इंग्लिश भी देखिए अलग है, शीशा को ग्लास, दर्पण को मिरर। ठीक है, तो दर्पण मानना चाहिए, दर्पण में आपका चेहरा दिखता है। और घरों में जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। ठीक है, अब इस समतल दर्पण के कुछ गुण हैं, उनके विषय में हमको पढ़ना है, उसके बाद आगे हम गोली दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, समतल दर्पण के गुण। पहले समतल दर्पण जो है ये तो हम लोग समझ लिए, अब ये हम जान लें कि ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस प्रकार का बनाता है, उसके विषय में हम जान लें। तो देखें, ये हम मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, ये ठीक है, और ये इसका एक मिडिल पॉइंट से जाती हुई रेखा है। हमने इस पर एक वस्तु रख दिया, वस्तु है ए बी। देखिए इमेज कैसे बनता है, इससे एक किरण ऐसे आई, ध्यान दीजिएगा,
ऐसे, और एक किरण ऐसे आई। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद ऐसे चली जाएंगी। दोनों किरणों का ऐसे परावर्तन हो जाएगा। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वही वस्तु का इमेज बनेगा। ये हो गया A डैश B डैश। ठीक है, अब यहां देखना समतल दर्पण किस प्रकार का इमेज बनाता है, पहला क्वेश्चन। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, ये प्रतिबिंब कैसी होती है, आभासी होती है और सीधा होती है। ये ध्यान रखना, आभासी होगी और सीधा होगी। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी प्रतिबिंब होता है, यानी वस्तु के बराबर भी बनता है। ये समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुण हैं। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। इस प्रतिबिंब को समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसे अगर हम पर्दे पर प्राप्त करना चाहें, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर D दूरी पर, दर्पण से D दूरी पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से D दूरी पर बनेगा। क्लियर। अगला, अगर ये वस्तु दर्पण की ओर U वेग से दौड़ रही है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर U वेग से दौड़ेगा। जितनी वेग से वस्तु दर्पण की ओर जाएगी, समतल दर्पण की ओर, उतनी ही वेग से उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण की ओर जाएगा। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो जिस वेग से वस्तु दर्पण की ओर जाती है उसी वेग से प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता है। ठीक, एक इसमें जो बहुत खास क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमें समतल दर्पण में अपना पूरा फिगर देखना हो, पूरा प्रतिबिंब देखना हो, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखें, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा चित्र देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई का आधा यानी 1/2 होना चाहिए। यानी जितनी बड़ी वस्तु है उसके लंबाई का आधा अगर दर्पण है तो वह दर्पण उस वस्तु का पूरा फिगर दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। और यही रीजन है कि हमारे वहाँ जब लड़कियों की विदाई होती है, जो सिंगारदान में जो शीशे लगे होते हैं, जो दर्पण लगा होता है, वो 2.5 फीट का बनाया जाता है। 2.5 फीट से कम नहीं बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि लड़कियां औसतन 5 फीट की होती हैं। तो 2.5 फीट का हम उसमें दर्पण सेट करते हैं ताकि वो अपना श्रृंगार करते समय अपना पूरा फिगर उसमें देख सके। ठीक है, तो ये समतल दर्पण से रिलेटेड उसके प्रतिबिंब के गुण हैं। आगे जब हम बात करेंगे
तो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या पर अगर समतल दर्पण को किस किस तरह रखें तो वह कितना प्रतिबिंब बना सकता है, इसकी चर्चा हम कल अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। उसी में हम गोली दर्पण की भी चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगला वीडियो लेकर कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।